नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे सरल भाषा में समझाए गए टॉपिक्स, परीक्षा उपयोगी नोट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है शहरी स्वराज यानी नगर पालिकाएं। हाँ, और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम। आज का ये सेशन विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान के भाग 9A के अनुच्छेदों का एकदम सरल और परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। सही कहा। देखिए, हमारा मुख्य मिशन यही है कि जो नोट्स PDF में दिए गए हैं उन्हें रटने के बजाय उनके पीछे का लॉजिक समझा जाए। बिल्कुल, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल न छूटे। तो शुरुआत करते हैं 74वें संविधान संशोधन से। अक्सर ग्रामीण पंचायतों की बहुत बात होती है। हाँ, पंचायतें तो हमेशा चर्चा में रहती हैं। लेकिन शहरों के प्रशासन के लिए ये संशोधन एक ऐतिहासिक कदम था। उपलब्ध PDF नोट्स के अनुसार इसके लागू होने की तारीख बहुत अहम है, 1 जून 1993। एग्जैक्टली 1 जून 1993 को ही शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला था। मतलब अब नगर पालिकाओं का अस्तित्व सिर्फ राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं था। बिल्कुल नहीं, संविधान ने खुद उन्हें मान्यता दी। इस संशोधन से संविधान में एक नया भाग जुड़ा, भाग 9A। भाग 9A। हाँ, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक के प्रावधान हैं। और एक बात और, इसी के साथ 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं जिन पर नगर पालिकाओं को काम करना होता है। 18 विषय? ये आंकड़ा अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में सीधा सीधा पूछा जाता है। हाँ, सीधे पूछ लेते हैं कि कितने विषय हैं। खैर, अब अगर हम क्रमानुसार चलें तो सबसे पहला अनुच्छेद आता है 243P। ये परिभाषाओं से जुड़ा है। किसी भी कानून में परिभाषाएं ही बेस तय करती हैं। बिल्कुल। इसमें जो सबसे दिलचस्प परिभाषा है वो है महानगर क्षेत्र की। मतलब आम भाषा में तो हम किसी भी बड़े शहर को महानगर कह देते हैं। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि वो महानगर में रहता है। लेकिन संविधान ने एक पक्का गणितीय पैमाना तय किया है। महानगर क्षेत्र कहलाने के लिए जनसंख्या कम से कम 10 लाख यानी 1 मिलियन होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एग्जामाई पॉइंट है। परीक्षा में ऑप्शंस में 5 लाख या 20 लाख देकर कंफ्यूज किया जाता है। तो 10 लाख का आंकड़ा एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। और इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट है। ये 10 लाख की आबादी वाला महानगर क्षेत्र सिर्फ एक शहर की बाउंड्री तक सीमित नहीं होता। मतलब उसमें और भी इलाके जुड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। PDF के अनुसार इसमें एक या एक से अधिक जिले भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बड़े शहरों का फैलाव अक्सर उनके मूल जिले से बाहर निकल जाता है। इसी अनुच्छेद में नगरपालिका शब्द को भी परिभाषित किया गया है। तो 243P में परिभाषाएं हो गई। अब आते हैं अनुच्छेद 243Q पर, जो नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। हाँ, गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 स्तरों की व्यवस्था है। पहला है नगर पंचायत, जो एक संक्रमणशील क्षेत्र के लिए होती है। संक्रमणशील का मतलब जो गांव से शहर में बदल रहा है? एकदम सही। दूसरा स्तर है नगर पालिका परिषद, जो छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए है। छोटे शहरों के लिए। और तीसरा है नगर निगम, जो बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ परीक्षा की दृष्टि से एक बड़ा सवाल बनता है कि ये तय कौन करेगा कि कौन सा क्षेत्र क्या है? हाँ, ये फैसला कौन लेता है? ये अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल बाकायदा एक अधिसूचना जारी करके ये तय करते हैं। मतलब जनसंख्या और बाकी चीजों को देखकर। हाँ। और इसी 243Q में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद भी है जिस पर अक्सर सवाल बनते हैं। अपवाद? आप औद्योगिक टाउनशिप की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। यह बहुत लॉजिकल भी है। अगर किसी बहुत बड़े कारखाने ने अपना पूरा शहर बसा लिया है और वो खुद ही वहां सड़क पानी की सुविधा दे रहा है, तो वहां अलग से नगर पालिका बनाना संसाधनों की बर्बादी ही होगी। हाँ, वहां गठन अनिवार्य नहीं है। ये सच में एक अच्छा एग्जाम पॉइंट है। चलिए, गठन हो गया। अब अनुच्छेद 243R पर आते हैं। यह संरचना यानी कॉम्पोजिशन से जुड़ा है। संरचना मतलब सदस्य कैसे चुने जाएंगे? हाँ, लोकतंत्र है तो सीधी सी बात है कि सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाती हैं। मतलब जनता सीधे वोट डालती है और इसके लिए पूरे क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है। बिल्कुल, वार्ड सिस्टम। लेकिन इसमें एक और पहलू है जो थोड़ा अलग है। क्या?
राज्य विधानमंडल उन लोगों को भी नगर पालिका में मनोनीत कर सकता है जिनके पास नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान हो। विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए। हाँ, लेकिन एग्जाम आई पॉइंट यह है कि इन मनोनीत सदस्यों को बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोटिंग राइट नहीं होता। ये तो बहुत बार एग्जाम में फंसाने के लिए पूछा जाता है। एकदम, क्योंकि भाई लोकतंत्र में अंतिम फैसला तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए ना। सही बात है। और पीडीएफ में ये भी है कि सांसदों और विधायकों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। हाँ, लोकल और स्टेट पॉलिटिक्स में तालमेल बिठाने के लिए। खैर, अब वार्डों की बात हुई है तो अगला अनुच्छेद 243S सीधा वार्ड समितियों के गठन से जुड़ा है। वार्ड कमेटीज, ये प्रशासन को जनता के और करीब ले जाने का तरीका है। लेकिन ये हर जगह तो अनिवार्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स में साफ लिखा है कि ये केवल उन नगर पालिकाओं में अनिवार्य है जहां की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो। 3 लाख, ये एक और आंकड़ा आ गया याद रखने के लिए। हाँ, 10 लाख महानगर के लिए और 3 लाख वार्ड समितियों के लिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब जब आबादी 3 लाख से ऊपर जाए तो वार्ड स्तर पर समितियां बनानी ही पड़ेंगी। और इनकी संरचना राज्य विधानमंडल तय करता है। समझ गई। अब ये तो हो गया कि संस्था कैसे बनेगी और कौन कौन होगा, लेकिन इनका कार्यकाल कितना होगा? इसके लिए हमें अनुच्छेद 243U देखना होगा। ड्यूरेशन या अवधि। कार्यकाल 5 साल का होता है ना, अपनी पहली बैठक से? हाँ, 5 साल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विघटन या डिसोल्यूशन के नियम बहुत गहरे हैं। हाँ, 5 साल से पहले भी तो भंग हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से इसे भंग नहीं कर सकती। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है। मतलब नगर पालिका को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? एकदम। और अगर विघटन हो ही गया तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर चुनाव, ये भी एक सॉलिड एग्जाम पॉइंट है। लेकिन इसमें वो शेष अवधि वाला क्या चक्कर है? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। मान लीजिए कोई नगर पालिका 3 साल बाद भंग हो गई। 6 महीने में चुनाव हुए, तो जो नई नगर पालिका बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगी। अच्छा, तो वो सिर्फ बचे हुए 2 साल के लिए ही काम करेगी? बिल्कुल, इसे शेष अवधि का नियम कहते हैं। ये इसलिए ताकि पूरे राज्य में चुनाव का एक निश्चित चक्र बना रहे। एग्जैक्टली। नहीं तो हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव ही होते रहेंगे। बहुत ही लॉजिकल है। अब कार्यकाल के बाद एक और व्यावहारिक सवाल आता है। क्या? अनुच्छेद 243V जो चुनाव लड़ने की योग्यता या अयोग्यता के बारे में है। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। मैंने देखा है कि चुनाव लड़ने की उम्र को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत ज्यादा। लोग सोचते हैं कि विधायक बनने के लिए 25 साल चाहिए, तो यहाँ भी 25 साल ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है पीडीएफ का। हाँ, 21 साल का कोई भी युवा चुनाव लड़ सकता है। सिर्फ इस आधार पर उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा कि वो 25 का नहीं है। और अयोग्यता के जो भी बाकी विवाद होंगे उनका फैसला राज्य द्वारा निर्धारित प्राधिकारी करेगा। एकदम सही। चलिए, अब हमने गठन देख लिया, संरचना देख ली, चुनाव भी करा लिए, लेकिन ये सब हो किसके लिए रहा है? मतलब इनके काम क्या है? हाँ, अनुच्छेद 243W जो शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात करता है। देखिए, इनका काम सिर्फ सड़कें बनाना या कचरा उठाना नहीं है। इन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया है। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, राज्य विधानमंडल इन्हें शक्तियां हस्तांतरित करता है। मुख्य रूप से 2 काम हैं: आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाना। और यहीं पर वो 12वीं अनुसूची काम आती है ना, जिसके 18 विषयों का हमने जिक्र किया था। बिल्कुल, उन्हीं 18 विषयों पर इन्हें काम करना होता है। लेकिन एक समस्या है, 18 विषयों पर काम करना है, विकास योजनाएं बनानी है, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बिना पैसे के तो कोई भी अधिकार सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। एग्जैक्टली। और यहीं से हमारा अगला अनुच्छेद 243X बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, 243X कर लगाने की शक्ति और निधियों के बारे में है। क्योंकि वित्तीय स्वायत्तता के बिना तो स्वराज का कोई मतलब ही नहीं है। सही कहा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करता है। मतलब वे अपने इलाके में टैक्स और फीस वगैरह लगा सकती हैं। हाँ, टैक्स, ड्यूटी और टोल लगाने का अधिकार उन्हें मिलता है। और पीडीएफ के अनुसार राज्य की संचित निधि से उन्हें सहायता अनुदान भी मिलता है। ग्रांट्स एंड एड। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि लोकल लेवल पर पैसे की कोई कमी न रहे। तो अनुच्छेद 243Y वित्त आयोग की बात करता है। इन नोट्स को देखने से ये स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 243I के तहत जो राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग है, वही नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करता है।
मतलब जो आयोग पंचायतों का काम देख रहा है वही नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी भी उठाएगा। एग्जैक्टली अलग से कोई नया आयोग नहीं बनता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस राज्य वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं देखता। नहीं, इसका काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि नगर पालिकाओं के पास कितना पैसा है, बल्कि ये बहुत ठोस सिफारिशें करता है, जैसे कि राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच करों यानी जो टैक्सेस हैं, शुल्कों और पथकर जिसे हम टोल टैक्स कहते हैं, उनका बंटवारा कैसे होगा। ये तो बहुत जरूरी है ताकि नगर पालिकाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बिल्कुल, ये भी तय किया जाता है कि कौन से कर सीधे नगर पालिकाओं को सौंपे जाएंगे ताकि वे अपनी आय खुद जुटा सकें, वे पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर न रहें। और इसी संदर्भ में स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, राज्य की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। जी, अगर इसे हम विद्यार्थियों के लिए आसान भाषा में समझें तो ये राज्य सरकार की वो मुख्य तिजोरी है जहां सारा टैक्स का पैसा जमा होता है। इसी संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान या ग्रांट्स नेट के रूप में कितनी मदद दी जाएगी, ये भी यही राज्य वित्त आयोग तय करता है। एकदम सही। इसका मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि शहरी स्थानीय निकायों के पास अपने विकास कार्य करने के लिए पैसा हो। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम आई बिंदु छिपा है। हाँ, परीक्षाओं में अक्सर सवाल घुमाए जाते हैं। बिल्कुल, अक्सर परीक्षाओं में राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिकाओं को लेकर सवाल उलझा दिए जाते हैं और विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। हाँ, हमारे सामने जो PDF नोट्स हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है। वो ये है कि केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय सुझाता है। ये वो बिंदु है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि आम तौर पर हम यही सोचते हैं कि नगर पालिकाओं का केंद्र सरकार से सीधा कोई वित्तीय लेना देना तो है ही नहीं। सही कहा। देखिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये तो स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को पैसा दिया जाना है, लेकिन एक व्यावहारिक स्थिति की कल्पना करें। अगर राज्य की उस तिजोरी में ही पैसा कम हो, तब क्या होगा? तब तो स्थानीय निकायों को कुछ नहीं मिलेगा। यही बात है, और यहीं पर केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका आती है। केंद्रीय वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए ताकि राज्य सरकार अपनी नगर पालिकाओं और पंचायतों को पर्याप्त संसाधन दे सके। मतलब ये एक अप्रत्यक्ष मदद है। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर एक कथन दे दिया जाता है कि केंद्रीय वित्त आयोग की नगर पालिकाओं के वित्त में कोई भूमिका नहीं है, और ये कथन पूरी तरह से गलत है। तो ये सच में एक ट्रैप है जिससे विद्यार्थियों को बचकर निकलना है। अब जब पैसे की बात हो गई है तो उस पैसे का हिसाब किताब भी होना चाहिए। वित्तीय पारदर्शिता। जी, अनुच्छेद 243Z लेखाओं की संपरीक्षा या ऑडिट से संबंधित है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह जानना जरूरी है कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। वित्तीय जवाबदेही तय करने के लिए ऑडिट सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यहाँ फिर से एक एग्जामाई बिंदु सामने आता है। सवाल यह है कि नगर पालिकाओं के खातों के रखरखाव और उनके ऑडिट की प्रक्रिया तय करने की शक्ति आखिर किसके पास है? तो क्या इसका जवाब? संविधान ये विधायी शक्ति पूरी तरह से राज्य विधानमंडल को देता है। तो ऑडिट के नियम बनाने का ये अधिकार केवल राज्य के पास है। क्या यहाँ केंद्र सरकार या फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG का सीधा कोई रोल नहीं होता? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। राज्य विधानमंडल ही बाकायदा कानून बनाकर ये तय करेगा कि नगर पालिकाओं के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे और उनका ऑडिट कौन करेगा। ये तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन परीक्षा में अक्सर विकल्पों में संसद या CAG दे दिया जाता है ताकि विद्यार्थी भ्रमित हो जाएं। ये याद रखने वाली बात है कि नियम या कानून बनाने की ये शक्ति राज्य विधानमंडल के पास ही है। जी, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। खैर, पैसे और ऑडिट की प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल करने वाले और नीतियां बनाने वाले लोग चुनकर कैसे आते हैं? चुनावों के जरिए। जी, और ये सवाल हमें चुनाव प्रक्रिया की तरफ ले जाता है। अनुच्छेद 243ZA नगर पालिकाओं के निर्वाचन या चुनाव से जुड़ा है। इसके अनुसार मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनावों के संचालन और नियंत्रण का पूरा जिम्मा स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। अब चुनावों की बात आते ही एक और बड़ा परीक्षा का ट्रैप सामने आता है,
देश में जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा या विधानसभा के, वो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। बिल्कुल, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। हाँ, लेकिन संविधान ने स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। अब सवाल ये उठता है कि इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के इस हिस्से में जो हमारे पास जानकारी है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। एग्जैक्टली। और यहीं पर परीक्षक राष्ट्रपति का विकल्प देकर फंसाते हैं। क्योंकि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सही कहा। इसलिए विद्यार्थियों के दिमाग में ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 243ZA में ये भी प्रावधान है कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी नियम और प्रक्रियाएं तय करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। यानी चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी कानून होंगे वे राज्य की विधानसभा ही बनाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। हमने राज्यों की बात तो कर ली, लेकिन भारत में केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज भी तो है। उनका प्रशासन कैसे चलता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 243ZB इसी रहस्य से पर्दा उठाता है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर यह भाग कैसे लागू होगा। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का ढांचा राज्यों से अलग होता है। वे सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन होते हैं। इसलिए संविधान के इस भाग के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू तो होते हैं, लेकिन एक विशेष संवैधानिक अधिकार के साथ। और वो विशेष अधिकार किसके पास है? ये विशेष अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकते हैं कि ये भाग किसी विशेष केंद्र शासित प्रदेश में बिल्कुल लागू नहीं होगा, या फिर ये कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा। और यहीं पर परीक्षा में एक और महत्वपूर्ण एग्जाम सवाल बनता है। हाँ, बताइए। अक्सर पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में इन प्रावधानों को संशोधनों के साथ लागू करने की शक्ति किसके पास है? और विकल्पों में अक्सर उपराज्यपाल या प्रशासक दे दिया जाता है। और ये एक बहुत ही सामान्य गलती है जो विद्यार्थी कर देते हैं। बिल्कुल। भले ही वहां का रोजमर्रा का प्रशासनिक काम प्रशासक या उपराज्यपाल देख रहे हों, लेकिन ये जो संवैधानिक शक्ति है, ये केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। कोई भी प्रशासक अपनी मर्जी से इन संवैधानिक नियमों में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। अब जब अपवादों की बात हो ही रही है, तो हम अनुच्छेद 243ZC की ओर चलते हैं। ये अनुच्छेद साफ करता है कि ये भाग कतिपय क्षेत्रों यानी कुछ खास इलाकों पर लागू नहीं होता। सही कहा। भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत विशाल है। इसे देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कुछ क्षेत्रों को विशेष संरक्षण दिया है, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र। हाँ, ये भाग अनुच्छेद 244(1) में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुच्छेद 244(2) में वर्णित जनजातीय क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों की अपनी अलग स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, जो उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। हमारी इन PDF नोट्स में एक बहुत ही खास उदाहरण दिया गया है, जो मुझे लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के बारे में है। जी हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है जिससे कई बार सीधे सवाल बने हैं। अनुच्छेद 243ZC में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 74वें संशोधन का ये भाग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों और शक्तियों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। मतलब उन्हें जो पहले से स्वायत्तता मिली हुई है वो वैसी ही रहेगी। एकदम वैसे ही बरकरार रखा गया है। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा लगता है कि इन अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में भी नगरपालिका के कुछ प्रावधानों की जरूरत है, तो क्या होगा? तब क्या राज्य सरकार कानून बनाएगी? नहीं, यही तो कैच है। तब संसद बाकायदा कानून बनाकर वहां इनका विस्तार कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विस्तार करने की शक्ति संसद के पास है, संबंधित राज्य विधानमंडल के पास नहीं। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए। खैर, अब हम उन अनुच्छेदों की तरफ बढ़ते हैं जो भविष्य की रूपरेखा तैयार करने से जुड़े हैं। प्लानिंग कमेटीज की बात कर रही हैं आप? जी। शहरों और जिलों का विकास बिना किसी ठोस योजना के तो हो नहीं सकता। अनुच्छेद 243ZD
जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या डीपीसी की बात करता है। इस डीपीसी का मुख्य काम ये है कि हर राज्य में जिला स्तर पर इसका गठन होगा। ये पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित या कंसोलिडेट करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का मसौदा तैयार करेगी। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये अनुच्छेद ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाटने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। एक जिले के अंदर गांव भी होते हैं और शहर भी, और दोनों अलग अलग तो काम कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। इन दोनों के विकास की योजनाएं एकदम अलग थलग नहीं बन सकती, क्योंकि जल संसाधन, सड़कें और पर्यावरण जैसे मुद्दे आपस में जुड़े होते हैं। डीपीसी इन दोनों को एक मंच पर लाती है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस समिति की संरचना। हाँ, नंबर गेम। स्रोत सामग्री के अनुसार इस समिति के कुल सदस्यों के कम से कम 4/5 भाग यानी 80% सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे। ये 4/5 का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चुनाव किस आधार पर होता है? ये जिले की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होता है। आसान भाषा में कहें तो अगर जिले में शहरी आबादी ज्यादा है तो नगर पालिकाओं से ज्यादा सदस्य डीपीसी में आएंगे, और अगर ग्रामीण आबादी ज्यादा है तो पंचायत से ज्यादा सदस्य आएंगे। ये प्रतिनिधित्व का बहुत ही तार्किक और लोकतांत्रिक तरीका है। ये सुनिश्चित करता है कि योजना बनाने में उसी क्षेत्र के लोगों की ज्यादा आवाज हो जहां की आबादी ज्यादा है। और इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 243ZE, जो महानगर योजना समिति या मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जिसे हम एमपीसी कहते हैं, उसके बारे में है। जी। ये समिति उन महानगर क्षेत्रों के लिए है जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले जो बड़े शहर या महानगर होते हैं, उनकी चुनौतियां छोटे जिलों से बहुत अलग होती हैं। जैसे भारी ट्रैफिक, प्रदूषण, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। और रोजगार प्रवासन जैसे मुद्दे भी होते हैं। इसलिए वहां पूरे महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए एक अलग एमपीसी की व्यवस्था की गई है। जब ये समिति योजना बनाती है तो उसे भारत सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और निवेश के स्वरूप जैसे व्यापक मुद्दों को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर एग्जाम आय का एक और जादुई आंकड़ा आता है जिस पर विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, अनुपात वाला आंकड़ा। डीपीसी में हमने कम से कम 4/5 सदस्यों के चुने जाने की बात की थी, लेकिन एमपीसी में ये आंकड़ा बदल जाता है। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एमपीसी के मामले में कम से कम 2/3 सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं। यही वो जगह है जहां परीक्षा में सबसे ज्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है। डीपीसी में 4/5 सदस्य और एमपीसी में 2/3 सदस्य। इस अंतर के पीछे क्या कारण है, ये समझना भी जरूरी है। एमपीसी में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात थोड़ा कम, यानी 2/3, इसलिए रखा गया है क्योंकि महानगरों के विकास में केंद्र और राज्य सरकारों के बहुत बड़े निवेश होते हैं और कई बड़ी एजेंसियां जैसे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, शहरी विकास प्राधिकरण, जल बोर्ड इसमें शामिल होते हैं। तो मतलब विशेषज्ञों के लिए जगह बनाई गई है? एकदम सही। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञों, टाउन प्लानर्स और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के लिए ज्यादा जगह छोड़ी गई है ताकि महानगरों का नियोजन अधिक वैज्ञानिक हो सके। तो इस सब का अर्थ क्या है? जब 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ और ये सारी नई समितियां और नियम आए, तो क्या रातों रात सारी पुरानी व्यवस्थाएं खत्म हो गईं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 243ZF इसी ट्रांजिशन या बदलाव के समय की स्थिति को संभालता है। ये विद्यमान विधियों का जारी रहना सुनिश्चित करता है। देखिए, जब किसी देश के संविधान में इतना बड़ा बदलाव होता है तो पुरानी व्यवस्था को एकदम से खत्म कर देने से प्रशासन में एक बहुत बड़ा शून्य या अराजकता आ सकती है। काम कैसे चलेगा फिर, है ना? बिल्कुल। इसलिए अनुच्छेद 243ZF ने एक बफर समय या एक मोहलत दी। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 74वें संशोधन के लागू होने से ठीक पहले की कोई भी राज्य विधि जो इस नए भाग के असंगत थी, वो तुरंत खारिज नहीं होगी। उसे अधिकतम 1 वर्ष तक जारी रहने की छूट दी गई। और ये 1 वर्ष की समय सीमा कब से कब तक थी?
ये अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था। जी, इसलिए ये छूट की अवधि 1 जून 1993 से 31 मई 1994 तक थी। इस 1 साल के भीतर सक्षम विधान मंडलों को अपने पुराने कानूनों को नए संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित या निरस्त करना था। और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि पहले से मौजूद नगरपालिकाएं अपनी निर्धारित अवधि पूरी होने तक बनी रहेंगी, बशर्ते उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा पहले ही भंग ना कर दिया जाए। ये प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत ही समझदारी भरा कदम था। अब हम इस डीप डाइव के आखिरी और बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 243 ZG। ये अनुच्छेद न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जित होने की बात करता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर स्थानीय चुनावों में कोई विवाद हो तो क्या सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? ये तो बहुत आम बात है चुनावों में। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 243 ZG इस पर एक सख्त रोक लगाता है। इसमें मुख्य रूप से 2 बातें कही गई हैं। पहली, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं, और सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन को अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है वार्डों या चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना। जी। तो इसका सीधा असर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति उठकर बीच चुनाव में ये नहीं कह सकता कि मेरा वार्ड गलत तरीके से काटा गया है, और वो इस आधार पर कोर्ट से चुनाव रोकने का स्टे ऑर्डर नहीं ला सकता। और दूसरी बात यह है कि नगरपालिका के किसी भी चुनाव को सामान्य अदालती प्रक्रिया से चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद या शिकायत है तो उसे केवल एक चुनाव याचिका या इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। और ये याचिका भी किसी सामान्य कोर्ट में नहीं जाएगी। सही कहा। ये याचिका उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया गया हो। ऐसा करने के पीछे का मुख्य कारण तो चुनावी प्रक्रिया में देरी को रोकना ही प्रतीत होता है। अगर हर छोटे विवाद या परिसीमन के मुद्दे को लेकर लोग कोर्ट जाने लगें और अदालतें स्टे देने लगे तो चुनाव कभी तय समय पर पूरे ही नहीं हो पाएंगे। एकदम। एक मजबूत लोकतंत्र में समय पर चुनाव होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतों के सीधे हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। चुनाव संपन्न होने के बाद विवादों को सुलझाने के लिए चुनाव याचिका का एक विशेष रास्ता दिया गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो और न्याय भी मिल सके। आज के इस डीप डाइव में हमने काफी कुछ कवर किया है।